हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट। आज मैं एक हॉलीवुड की एक कहानी हिंदी एक्सप्लेन करूँगी। ये जो मूवी है द क्यूरियस ऑफ बेंजामिन बटन है। ये मूवी 2008 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। और ये मूवी में जो है बहुत ही टचिंग ग्रेट स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं, हार्ट वार्मिंग स्टोरी है। ये स्टोरी बहुत ही उल्टी चलती है एक आदमी की ज़िंदगी में, जो कि एक बूढ़ा आदमी वक्त के साथ साथ बच्चा बन जाता है। मतलब उसके साथ सब कुछ उल्टा ही होता है। ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम है बेंजामिन बटन की। ये कहानी शुरू होती है 2005 में, जिसमें दिखाया जाता है कि एक हॉस्पिटल में एक बहुत ही बूढ़ी औरत होती है जिसका नाम डेजी होता है। वो एकदम बेड पे पड़ी हुई होती है, बहुत ही बीमार होती है। वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है और उसके पास उसकी बेटी भी होती है जिसका नाम कैरोलाइन है। और वो जानती हैं कि उसकी मॉम जो है डेजी, उसका अभी आखिरी सांसें चल रही है, वो ज़्यादा दिन नहीं बच पाएगी। और उस तरफ दिखाया जाता है कि आज जो है शहर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और जो हमारे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया होता है कि एक बहुत बड़ा तूफान यानी हरिकेन आने वाला है। और यहाँ पे डेजी जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है, वो अपनी बेटी कैरोलाइन को अपनी कहानियाँ सुनाने लगती है। वो कहती है कि वो बोलती है 1918 में इस शहर में एक रेलवे स्टेशन बना था और उस स्टेशन में एक बहुत बड़ी घड़ी लगाने के लिए मिस्टर गेट्यू को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हुआ था, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ही अच्छे थे। उन्हीं दिनों वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा था और उनका बेटा वर्ल्ड वॉर 1 में चला गया। और एक दिन उन्हें खत आया कि उनका बेटा जंग में शहीद हो चुका है। ये बात सुन के उनको बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही दुख होता है और वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। उसके बाद वो दिन रात उस घड़ी को बनाने में लग गए। वो किसी भी हालत में उस घड़ी को जल्द से जल्द बनाना चाहते थे और एट लास्ट उन्होंने वो घड़ी बना ली। और जब उस घड़ी को उन्होंने सब लोगों के सामने पेश किया, वो घड़ी सीधी नहीं बल्कि उल्टी चल रही थी। फिर मिस्टर गेट्यू ने सबको बोला कि मुझे पता है कि आप लोग हैरान हैं कि ये घड़ी क्यों उल्टी चल रही है। मैंने इस घड़ी को जानबूझ के उल्टी बनाया ताकि हमारे जितने भी बच्चे हैं, जिन लोगों को हमने जंग में खोया है, वो वापस आ सके। उनकी इस भावना को वहाँ पे खड़ा होकर हर इंसान अच्छी तरह समझ सकता है, क्योंकि इन्हीं की तरह बहुत सारे लोगों ने जंग में अपने बच्चों को भेजे थे जो वहाँ पे शहीद हो गए और घर वापस नहीं आए। ये बात सुन के सब वहाँ पे बहुत ही दुखी होते हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में डेजी अपनी बेटी को बोलती है कि उसके बाद मिस्टर गेटी को किसी ने नहीं देखा। कोई बोलते हैं कि वहाँ से शहर छोड़ के चले गए थे। फिर डेजी अपनी बेटी को बोलती है कि वहाँ पे एक डायरी है, वो लेकर आओ। फिर वो अपनी बेटी को बोलती है, इस डायरी को मैंने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन मैं आखिरी बार इसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। इस डायरी में टाइम होता है 4 अप्रैल 1985 और अब कैरोलाइन उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। इसमें लिखा हुआ होता है कि मैं अपनी वसीयत के नाम पे सिर्फ अपनी कुछ चीज़ें छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं इस दुनिया को एक दिन उसी तरह छोड़ के चला जाऊंगा जिस तरह मैं इस दुनिया में आया था, बिल्कुल अकेला, खाली। मेरे पास मेरी कहानी है और मैं उसी कहानी को अपनी इस डायरी में लिख रहा हूँ। मेरा नाम बेंजामिन है और मैं उस रात को पैदा हुआ था जिस रात को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। और कहते हैं कि उस रात को पैदा होना बहुत नसीब की बात है, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था मेरी माँ की मौत हो चुकी थी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने मेरे पिता से बोला था कि वादा करो कि तुम हमारे बच्चे का ख्याल रखोगे। और ये बोल के मेरी माँ गुजर गई। और जब मेरे पिता थॉमस ने मुझे देखा, वो पूरी तरह से डर गए और वो मुझे उठाकर वहाँ से ले गए। वो मुझे नदी में फेंक देना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ गया, इसीलिए वो मुझे लेकर वहाँ से भाग गए और एक नर्सिंग होम की सीढ़ियों के बाहर छोड़ दिया। ये नर्सिंग होम सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए था और वहाँ पे एक काम करने वाली औरत जिसका नाम क्यूनी था, उन्होंने मुझे वहाँ पे देखा और मुझ पे तरस खाकर मुझे ले गई। फिर वो मुझे एक डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने मुझे देख के बताया कि मेरे अंदर वो सारी बीमारियां हैं जो 80-90 उम्र के आदमियों को होता है।
और कोई नहीं वहाँ पे सब लोगों को बोलती है कि ये मेरी बहन का बच्चा है और इस बच्चे को मेरी बहन नहीं रख सकती और अब ये हमारे साथ ही रहेगा। और से वो पहले बोला है इसी बताती है कि इसका नाम बेंजामिन है। और अब बेंजामिन यही पलना बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, लेकिन अभी भी शरीर से वो बहुत ही कमज़ोर होता है। बेंजामिन की माँ क्यूनी उससे बहुत प्यार करती है और बेंजामिन बोलता है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी मॉम से ही प्यार करता हूँ। एक दिन बेंजामिन की मॉम उसे एक चर्च पे लेके जाती है, जहाँ पर एक पास्टर सबके लिए प्रे कर रहा होता है। फिर बेंजामिन की माँ बोलती है मेरे बेटे के लिए भी प्लीज़ प्रे कीजिए। फिर वो पास्टर कुछ बोलता है, फिर बेंजामिन को खड़ा होने के लिए बोलता है और वो बेंजामिन खड़ा होता है और अचानक से खड़ा होने के बाद गिर जाता है। फिर वो पास्टर बोलता है कि प्लीज़ उसे कोई मत उठाइए और वो बेंजामिन को बोलता है तुम अपने आप उठो, तो वो फिर उठ के खड़ा होता है। लेकिन पास्टर का दिल बैठ जाता है, उसे हार्ट अटैक हो जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। बेंजामिन अपनी डायरी में लिखता है कि वो कुदरत का करिश्मा ही था। धीरे धीरे वक्त बीतता है और बेंजामिन 12 साल का हो जाता है। फिर उनके उसी नर्सिंग होम में एक 7 साल की प्यारी सी बच्ची आती है जिसका नाम डेजी होता है। वो अपने ग्रैंड मॉम से मिलने आती है और ये वही बूढ़ी औरत है जो प्रेजेंट में हॉस्पिटल में बूढ़ी औरत है। फिर डेजी और बेंजामिन वहाँ पे खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ पे डेजी की दादी आ जाती है और वो बोलती है डेजी को कि तुम अपने कमरे में जाओ। और फिर वो बेंजामिन को बोलती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो समझती है कि बेंजामिन कुछ गलत कर रहा है उसकी पोती के साथ। फिर वहाँ पे बेंजामिन की माँ आती है और वो बोलती है कि तुम दूसरे बच्चों से अलग हो, तुम तो छोटे बच्चे हो, लेकिन तुम्हारा जो शरीर है वो बूढ़े लोगों के जैसा है। और इस बात को कोई भी नहीं समझ सकता। बेंजामिन को बहुत ही दुख लगता है इस बात से। फिर वो अपनी मॉम को पूछता है मम्मा मुझे क्या हुआ है। बेंजामिन की मॉम बोलती है कि हमें नहीं पता, लेकिन ऊपर वाला एक दिन सब कुछ सही कर देगा। फिर वो अब उस बेंजामिन को गले से लगा लेती है। इन दोनों के बीच में कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इन दोनों का माँ बेटे का प्यार बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इमोशनल है। अब जैसे जैसे बेंजामिन बड़ा होने लगता है, एक बार बेंजामिन की माँ प्रेग्नेंट होती है और उसको एक बेटी पैदा होती है। अब बेंजामिन की माँ का पूरा ध्यान उसकी बेटी पे रहता है क्योंकि वो बहुत ही छोटी होती है। और दूसरी तरफ बेंजामिन बड़ा हो रहा था, उसके शरीर में बाल उगना शुरू हो गए थे और साथ ही साथ वो पहले से फिजिकली बहुत ही बेहतर महसूस कर रहा था। क्योंकि वो ओल्ड एज नर्सिंग होम था, तो वहाँ पे मरना लोगों का आम बात था। तो यहाँ पे जब भी नए कोई लोग मरते थे तो उनकी जगह पे कोई नए लोग आते थे। और वहाँ पे एक नई लेडी आई थी जो बेंजामिन को पियानो बजाना सिखा रही थी। और एक दिन बेंजामिन समुंदर किनारे जाता है एक बूढ़े आदमी के साथ बोट्स को देखने के लिए। और फिर बोट से एक आदमी आके कहता है कोई मेरे साथ काम करना चाहेगा, मैं उसे $2 दूंगा। वहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं होता और तभी बेंजामिन बोलता है कि मैं काम करना चाहूँगा। और इस तरह बेंजामिन को अपनी ज़िंदगी का पहला काम मिल जाता है। बेंजामिन ये काम पाके बहुत खुश है। वो बोलता है मैं ये काम फ्री में भी कर देता, लेकिन इसके लिए मुझे $2 मिलते हैं। वो बहुत ही मेहनत से अपना पूरा काम करता है बोट में। और बोट का जो कैप्टन है एक दिन बेंजामिन को अपने कमरे में बुलाता है और बेंजामिन से बात करना शुरू कर देता है। तो ही बातों में वो कैप्टन बेंजामिन को पूछता है क्या तुम किसी लड़की के साथ कभी सोए हो। बेंजामिन बोलता है नहीं, कभी नहीं। फिर वो आदमी बोलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बुरी खबर कभी भी नहीं सुनी। फिर तो तुम्हें अपने साथ ले ही जाना पड़ेगा। फिर वो बेंजामिन को अपने साथ एक कोठे में लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं। फिर वो बेंजामिन को बोलता है जाओ दद्दू अपने ब्रह्मचर्य का संन्यास करो। और इस तरह बेंजामिन के ब्रह्मचर्य का संन्यास टूट जाता है। इसी रात को बेंजामिन को एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है थॉमस बटन और ये बेंजामिन का असली फादर होता है। हालांकि इस बारे में बेंजामिन को कुछ भी नहीं पता। अब बेंजामिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और जब भी डेजी और उसकी दादी को मिलने यहाँ पर आती है तो बेंजामिन को बहुत ही खुशी होती है क्योंकि ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। और एक दिन बेंजामिन अपनी दोस्त को उसी बोट पे सैर कराने के लिए लेके जाता है जिस बोट पे वो काम करता है। और जब बेंजामिन 17 साल का होता है तो वो फैसला करता है कि वो इस जगह को अब छोड़ देगा क्योंकि वो दुनिया में बहुत कुछ करना चाहता है।
बहुत कुछ देखना चाहता है। वो अपनी मॉम को गले लगाता है और बोलता है, मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो डेज़ी भाग के उसके पास आती है और बोलती है, मुझे रोज़ पोस्ट कार्ड भेजना। वो बोलता है, ज़रूर भेजूंगा। और फिर बेंजामिन उस जगह को छोड़ देता है जहाँ पर उसने अपनी ज़िंदगी के 17 साल बिताए हैं। अब वो ज़्यादातर वक्त समंदर में बोट में ही रहता है, क्योंकि उसका जो कैप्टन होता है वो दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है, तो उन्हें काम के सिलसिले में ज़्यादातर वक्त समंदर में ही बिताना होता है। और इसी समंदर के जो भी वो दूसरे शहर जाते हैं, तब इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। वो शादीशुदा होती है और एलिजाबेथ और बेंजामिन के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों फिजिकली भी एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और एक दिन एलिजाबेथ के हस्बैंड का यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है और वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर उसका कैप्टन दूसरी तरफ उसे बोलता है कि जब तुम यहाँ पे पहली बार काम करने के लिए आए थे तब तुम एक 4 फुट के बूढ़े इंसान थे। अब तुम धीरे धीरे और भी जवान होने लगे हो। या तो फिर मैं ज़्यादा पीता हूँ या फिर तुम सच में जवान होने लगे हो। फिर बेंजामिन उसे बोलता है कि तुम ज़्यादा पीते हो, लेकिन ये सच होता है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं बेंजामिन धीरे धीरे जवान होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डेज़ी बहुत ही जवान और खूबसूरत लड़की बन जाती है और उसने न्यूयॉर्क में एक नया बैले डांस का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ होता है और वो एक बहुत ही खूबसूरत डांसर है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये वक्त उस वक्त का है जब हिटलर की वजह से पूरी दुनिया वॉर में शामिल हो गई थी, यानी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका है। और ये वक्त होता है 1941 का, और जब जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक करता है तो अमेरिका भी इस वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो जाता है। अब बेंजामिन का जो बोट है और उनमें जितने भी लोग हैं ये सब पेट्रोलिंग का काम करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली कोई भी जंग में शामिल नहीं हुई थी। मतलब जो भी बोट बीच में खराब होती थी वो उनको खींच के किनारे पर लेके आते थे। और एक बार वो लोग देखते हैं कि पानी में जो अमेरिका के सैनिक होती हैं उनकी बहुत सारी लाशें तैर रही होती हैं और उनके ऊपर भी हमला कर देती हैं, और इनके दिल में भी अपने देश के लिए जज्बा जाग उठता है। और उसका जो कैप्टन होता है शिप का, वो पूरी अपने शिप को तेज़ी से उन जर्मनी लोगों की तरफ खींचने लगता है और दोनों तरफ से फायरिंग होती है। और इस फायरिंग में बेंजामिन के शिप के सारे लोग मारे जाते हैं और उनके जो जहाज़ है उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जर्मनी की जो जहाज़ है वो भी ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन इसमें बेंजामिन बच जाता है और दूसरे दिन जब वहाँ पे यूएस नेवी जाती है वो लोग बेंजामिन को वहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पर बेंजामिन को उसके बोट में एक आदमी ने उसकी ज़िंदगी की पूरी कमाई दे दी थी और बोला था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये पूरे पैसे मेरे परिवार को दे देना। वो उसके परिवार को वो पूरा पैसा लौटा देता है और अब बेंजामिन फिर से अपने घर वापस आ जाता है। और जब यहाँ पे बेंजामिन की मॉम अपने बेटे को देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है। वो बेंजामिन को तुरंत आके गले से लगा लेती है। अब बेंजामिन को यहाँ पे 1 हफ्ता हो चुका होता है। जितने भी पुराने लोग थे सब मर जाते हैं और यहाँ पे एक दिन डेज़ी आती है और फिर डेज़ी जब बेंजामिन को देखती है तो वो बोलती है क्वीनी है, क्योंकि डेज़ी बेंजामिन को पहचान ही नहीं पाती क्योंकि वो बहुत ही जवान हो चुका था। लेकिन बेंजामिन डेज़ी को पहचान लेता है और वो कहता है कि डेज़ी मैं हूँ बेंजामिन। और डेज़ी उसे बहुत ध्यान से देखती है और उसके गले लग जाता है। और जो डेज़ी पहले बहुत ही छोटी थी अब वो बहुत ही एक जवान लड़की बन चुकी है। डेज़ी बेंजामिन को अपने बारे में सब कुछ बताती है। दरअसल बेंजामिन ने डेज़ी को बहुत पहले पोस्ट कार्ड लिखना बंद कर दिया था। हालांकि ये दोनों अपनी ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से बड़े होने लगते हैं, लेकिन अब ये अपनी ज़िंदगी के एक ऐसी फेज़ पे हैं जहाँ पे ये दोनों लगभग एक ही उम्र के होते हैं। डेज़ी बचपन से ही बेंजामिन को पसंद करती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग भी आने लगी है और डेज़ी बेंजामिन के फिज़िकली करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन बेंजामिन मना कर देता है। हालांकि बेंजामिन भी डेज़ी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो इन सब चीज़ों के लिए अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है। और अगले दिन डेज़ी न्यूयॉर्क वापस चली जाती है। वही एक तरफ दुनिया
धीरे धीरे जवान हो रही है, बूढ़ी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ बेंजामिन इन सबसे उल्टा सबसे जवान होता जा रहा है और धीरे धीरे उसकी एज देखने में कम होने लगती है। और एक दिन वहाँ पे बेंजामिन से मिलने थॉमस बटन आता है। फिर थॉमस बेंजामिन को पूछते हैं, क्या तुमने मुझे पहचाना? बेंजामिन बोलता है, हाँ मैंने आपको पहचान लिया। थॉमस यहाँ पे बूढ़ा हो जाता है, लगभग उसकी एक पैर भी खराब हो जाती है। तो बेंजामिन को थॉमस बताता है कि वो उसका बेटा है। तो बेंजामिन वहाँ पे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और वो उसे बताता है कि वहाँ पे कि हमारा बटन बनाने का काम है, अब हमारा बिजनेस बहुत फैल चुका है, आगे जाके तुम्हें इसे संभालना होगा। लेकिन बेंजामिन ये सब सुनने के बाद दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। हालांकि बेंजामिन को थॉमस ने उसकी मॉम के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन बेंजामिन अभी भी क्वीनी को ही अपनी माँ समझता है, क्योंकि क्वीनी ने ही उसको देखभाल किया था, उसको बड़ा किया था। जब पूरी दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था, एक क्वीनी ही थी जिसने उसको संभाला था, उसको प्यार किया था। अब जब बेंजामिन देखता है कि थॉमस की हालत बहुत ख़राब होती है, तो वो उसे मिलने के लिए जाता है और कुछ ही वक्त बाद थॉमस की मृत्यु हो जाती है और उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी और पैसा होता है सब कुछ वो बेंजामिन के नाम कर जाते हैं। और अब वक्त होता है 1947 का और बेंजामिन वहाँ पे डेजी से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जाता है। और जब वो डेजी से मिलता है तो देखता है कि डेजी बहुत ही अच्छी एक डांसर है। यहाँ पर डेजी का एक बॉयफ्रेंड भी बन चुका होता है। ये देख के बेंजामिन को बहुत ही दुख होता है और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर डेजी बेंजामिन के पास जाती है और वो कहती है कि पिछले 2 साल से तुमने मुझसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा। फिर बेंजामिन उसको पूछता है, क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो? डेजी बोलती है, हाँ शायद मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ। डेजी खुद भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं होती, क्योंकि डेजी के दिल में अभी भी बेंजामिन के लिए बहुत सारा प्यार होता है। फिर डेजी वहाँ से चली जाते हैं। उसके बाद बेंजामिन भी अपने घर चला आता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन आज भी हर रात ये दोनों एक दूसरे को याद करते हैं, क्योंकि इन दोनों के दिल में आज भी एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार होता है। अगले 5 सालों तक डेजी देश विदेश में कई सारे शोज करती है। फिर अचानक एक दिन बेंजामिन को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि डेजी का एक्सीडेंट हो चुका है। और फिर बेंजामिन डेजी से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पे बेंजामिन के दिमाग में कई तरीके के ख्याल आता है। वो सोचता है कि डेजी अगर 5 मिनट और लेट अपने रिहर्सल से जाती तो ये एक्सीडेंट कभी होता ही नहीं। बेंजामिन डेजी से मिलने के लिए उसके रूम पे जाता है और डेजी बेंजामिन को देख के पूरी तरह शॉक हो जाती है। और डेजी ये देखती है कि बेंजामिन पहले से भी और जवान हो चुका है और डेजी बहुत ही परेशान होती है, क्योंकि उसके पैरों में 5 फ्रैक्चर हो गए थे और जिसकी वजह से वो डांस नहीं कर पाएगी। वो बेंजामिन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बेंजामिन उसे इस हालत में देखे। बेंजामिन हॉस्पिटल से चला जाता है, लेकिन वो काफ़ी वक्त तक वहीं पे रहता है। उसके बाद बेंजामिन वापस अपने शहर आ जाता है। फिर 1962 में डेजी भी अपने शहर वापस आ जाती है और वापस इसलिए आ जाती है क्योंकि उसका डांसिंग करियर ख़त्म हो जाता है और वो आके बेंजामिन से मिलती है। और अब बेंजामिन और डेजी दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और ये दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश होते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक दिन बेंजामिन की मॉम क्वीनी की मौत हो जाती है। इस बात से बेंजामिन बहुत ही दुखी होता है। उसके बाद बेंजामिन अपने पिता का थॉमस का घर बेच के अपने लिए और डेजी के लिए एक डुप्लेक्स मकान ले लेते हैं। यहाँ पे वो डेजी के साथ बहुत ही खुश होता है और बाकी की ज़िंदगी बिताने की सोचता है। लेकिन जैसे जैसे डेजी की उम्र बढ़ रही होती है वैसे वैसे बेंजामिन की उम्र घट रही होती है। मतलब बेंजामिन जवान हो रहा था और डेजी बूढ़ी हो रही थी। लेकिन उन दोनों ने ज़िंदगी को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था और 1967 में जो डेजी है उसने अपना डांस का बैले स्कूल खोल लिया था। इससे उसकी खुशियाँ और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यही उसकी ज़िंदगी का पैशन था जो एक एक्सीडेंट की वजह से ख़त्म हो चुका था। फिर एक दिन डेजी
बेंजामिन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उस बात से बेंजामिन थोड़ा घबरा जाता है कि उसका बच्चा भी उसी की तरह ना हो, लेकिन डेज़ी उसे बोलती है मैंने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे जो भी सिचुएशन हो मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। और जब उनका बच्चा पैदा होता है वो एक लड़की होती है और वो पूरी तरीके से नॉर्मल होती है। और फिर बेंजामिन उस बेटी का नाम कैरोलाइन रखते हैं, जो बेंजामिन का असली मॉम का नाम था। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पे हॉस्पिटल में एक लड़की जो कैरोलाइन है वो एक डायरी पढ़ रही होती है और उसको पहली बार पता चलता है कि बेंजामिन जो है उसके पिता थे। फिर वो कहानी को आगे पढ़ती है, जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि बेंजामिन अब धीरे धीरे परेशान रहने लगता है। तो जैसे बेंजामिन की बेटी बड़ी होने लगती है वैसे वैसे बेंजामिन का उम्र कम होने लगता है। और फिर बेंजामिन अपने पिता की प्रॉपर्टी बेच के जितना भी पैसा आता है वो एक सेविंग्स अकाउंट में रख देता है जो डेज़ी के नाम होता है, और वहाँ से वो इंडिया चला जाता है। ये बात है 1970 की। इंडिया में जाके वो 10 साल रहता है, फिर वो 1980 में 10 साल बाद वापस आता है। फिर डेज़ी उसे देख के बोलती है तुम अब यहाँ पे क्यों आते हो। फिर डेज़ी उसकी बेटी कैरोलिन को बेंजामिन से मिलाती है और बोलती है कि ये एक फैमिली फ्रेंड है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि बेंजामिन की जो बेटी है और बेंजामिन का जो अब एज है वो दोनों एक ही बराबर के हैं। वहाँ से डेज़ी चली जाती है क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली और उसके हस्बैंड के साथ उसको कहीं और बाहर जाने का प्रोग्राम बना था। फिर डेज़ी जो है बेंजामिन से मिलने के लिए होटल में जाती हैं। फिर वो दोनों बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। फिर डेज़ी वहाँ से चली जाती हैं और बेंजामिन उसे खिड़की से जाते हुए देख रहा होता है, और ये लाइन उसने अपनी किताब में आखिरी बार लिखी थी कि मैं उसे जाते हुए देख रहा था। फिर कहानी दिखाया जाता है फिर से हॉस्पिटल में, जहाँ पे डेज़ी अपनी बेटी को आगे की कहानी बोलने लगती है। वो बोलती है कि 1990 में जब उसके हस्बैंड की दूसरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे तो उस कैरोलिन डेज़ी को एक कॉल आता है कि हमें एक 10-12 साल का एक बच्चा मिला है, उसके पास एक डायरी मिली है जिसमें आपके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। तो डेज़ी उस बच्चे से मिलने के लिए जाती है। जब डेज़ी वहाँ पे जाती है तो वो बेंजामिन होता है जो अब बिल्कुल एक बच्चा बन चुका होता है, और उसकी याददाश्त भी लगभग पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और वहाँ पे बेंजामिन सब कुछ भूल चुका होता है, लेकिन वो कभी कभी कुछ अपना नाम वगैरह याद कर लेता है। एक बीमारी है जिसका नाम है डिमेंटिया। अब डेज़ी भी उसी नर्सिंग होम में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर बेंजामिन होता है, और अगले 7 सालों तक वो वहीं पर उसके साथ रहती है। उसके बाद वो बेंजामिन को लेकर अपने घर आती है, और इस वक्त बेंजामिन की उम्र मात्र एक 5 साल के बच्चे का था। ये वही उम्र होती है जब डेज़ी ने पहली बार बेंजामिन को देखा था। और 2002 में जो स्टेशन की घड़ी थी जो उल्टी चलती थी उसे भी बदल दिया गया, और एक दिखाया जाता है उसके बाद कि वो छोटा सा बच्चा अब डेज़ी के गोद में है, और वो डेज़ी को इस तरीके से देखता है जैसे वो डेज़ी को बहुत सालों से जानता है। उसे सब कुछ पता है, सब कुछ याद है कि डेज़ी कौन है। डेज़ी इस बात को महसूस कर लेती है। इसके बाद वो अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेता है, और ये बेंजामिन बटन वहीं पे गुजर जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में वो बूढ़ी औरत जो डेज़ी है वो भी 2005 में मर जाती है, और उसी दिन बहुत बड़ी तूफान आती है, और तूफान में जो पुरानी वाली घड़ी थी जहाँ पे रखी हुई होती है वो भी बह जाती है। उसके बाद कहानी में दिखाया जाता है कि बेंजामिन की आवाज़, और बताया जाता है कि ये इस दुनिया में जितने भी लोग आते हैं सब अपना अपना रोल निभाने के लिए आते हैं। कोई डांसर बनने के लिए आता है, कोई स्विमर बनने के लिए आता है, और कोई माँ बनने के लिए आता है। हर कोई जो भी आता है इस दुनिया में अपना अपना किरदार निभा के जाता है, और इसी तरह ये कहानी जो है यहाँ पे एंड होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई videos and subscribe my channel, and thank you so much for being there with me, and love you all.